कल हम लोगों ने लास्ट टॉपिक किया था कैटलिस्ट। उसका एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पल का, ये सॉल्व करना है एक बार। Fe3+ catalyzes the reaction between I minus and परसल्फेट आयन। Fe3+ catalyzes the reaction between I minus and परसल्फेट आयन। कैसे कैटलाइज करता है Fe3+? एक बार ट्राई करना, फिर मैं आंसर दे रहा हूँ उसका। एक बार जल्दी से ट्राई करेंगे, फिर मैं आंसर दे रहा हूँ उसका। लिख लिया है? देखो रिएक्शन ये है, Fe3+ जो है I माइनस प्लस परसल्फेट आयन, प्रेजेंस है Fe3+ का। ये रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है, क्या बना रहा है? I2+ SO4 2 नेगेटिव। तो इसका मैकेनिज्म लिख के दिखाना है बस। मैकेनिज्म क्या होगा इसका? Fe3+ किसी एक रिएक्टेंट से रिएक्ट करेगा, Fe3+ प्लस आई माइनस। आई माइनस से बनेगा I2, Fe3+ से बनेगा Fe2+। तो Fe2+ जो है, अब ये रिएक्ट करेगा, ये इंटरमीडिएट बन चुका है। अब ये दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्ट करेगा, यानी H2OH 2 नेगेटिव से, और बना देगा Fe3+, कैटलिस्ट अनयूज्ड इन द रिएक्शन, प्लस SO4 2 नेगेटिव। किसी ने लिखा था ये? किसी ने लिखा है ये? जिया का सही है। चलो अभी समझ आ गया ना, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कैटलिस्ट टॉपिक मैंने कल करा दिया है, बोर्ड में इसके काफी क्वेश्चन आते हैं। हाउ ट्रांजिशन मेटल्स एक्ट एज कैटलिस्ट, कुछ नहीं पता है तो वेरिएबल स्टेट्स के बारे में लिखना है कि ट्रांजिशन मेटल दे कैन शो वेरिएबल स्टेट्स, दे कैन चेंज देयर स्टेट्स। देखो ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट है ना पे, देखो वेरिएबल स्टेट्स की वजह से Fe3+ था, यहाँ बना Fe2+, वेरिएबल स्टेट है ना, फिर दोबारा इसमें कन्वर्ट हो गया। तो वेरिएबल स्टेट की वजह से ये कैटलिस्ट का काम कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने और बताया इंटरमीडिएट थ्योरी। और लास्ट पॉइंट, जैसे क्वेश्चन आया बोर्ड में, V2O5 एक्ट्स एज कैटलिस्ट। तो V2O5 का सरफेस एरिया लार्ज, जिसपे रिएक्टेंट्स एड्सॉर्ब होंगे, तो उनका कंसंट्रेशन कैटालिटिक सरफेस पे यानी V2O5 के सरफेस पे बढ़ जाएगा। कोलिजन ज्यादा फ्रीक्वेंट हो जाएंगी, कोलिजन फ्रीक्वेंट हो जाएंगी तो फिर प्रोडक्ट आसानी से बन जाएगा। कोलिजन ज्यादा फ्रीक्वेंट हो जाएंगी, प्रोडक्ट आसानी से बन जाएगा। तो ये आंसर है इसका, सही ना? ये आंसर है इसका। तो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इसके अंदर, ये यहाँ पे खत्म हो चुका है। फिर मैंने यहाँ पे एक मैग्नेटिक मूवमेंट और कलर्ड स्पीसीज, ये एक्चुअल में ले लिया है कोऑर्डिनेशन के अंदर। फिर मैं जल्दी से इसको रिपीट कर रहा हूँ सिर्फ। ये दोनों टॉपिक कोऑर्डिनेशन में हो चुके हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट और कलर्ड स्पीसीज। मैग्नेटिक मूवमेंट, देखो कि ट्रांजिशन मेटल्स की जो मैग्नेटिक मूवमेंट होती है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। मेनली किस वजह से होती है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इनके जो मोशन होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एक होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और दूसरा क्या होता है? स्पिन एंगुलर मोमेंटम। दो तरह के मोमेंटम है जिसकी वजह से इनकी मैग्नेटिक मूवमेंट आती है। जिस वजह से इनकी मैग्नेटिक मूवमेंट आती है, एक होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और एक होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। जिसकी वजह से क्या आता है? इनकी मैग्नेटिक मूवमेंट आती है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ये कैसे दिया जाता है? ये तुम्हें पता होगा 11th क्लास एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, अंडर रूट में L × L+1। और स्पिन एंगुलर मोमेंटम S × S+1। ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम ये ऐसे दिया जाता है। ये ऐसे दिया जाता है। मैग्नेटिक मूवमेंट जो हम पढ़ते हैं वो क्या है? ओनली ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट इज अंडर रूट में N × N+2 बोहर मैग्नेट्रॉन, ओनली ड्यू टू स्पिन एंगुलर मोमेंटम। हम ऑर्बिटल का मोशन स्टडी नहीं करते। ऑर्बिटल का मोशन एक्चुअली में कैंसिल हो जाता है बाय द रिपल्शन फ्रॉम द लिगेंड्स। हम सिर्फ ये पढ़ते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स के केस में हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट आती है उसको स्टडी नहीं करते हैं। रीजन क्या? रीजन है इसका, ऑर्बिटल मोशन जो है वो कैंसिल हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स का, किसकी वजह से? बाय द रिपल्शन फ्रॉम द लिगेंड्स। इसलिए यही पढ़ेंगे। हाँ, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है तो उसमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी कंसीडर करना पड़ता है। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स में कंसीडर करना पड़ता है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन जब भी आएगा तो तुम्हें फॉर्मुला यही अप्लाई करना है, अंडर रूट में N × N+, यही फॉर्मुला अप्लाई करना है स्पिन एंगुलर मोमेंटम का। स्पिन एंगुलर मोमेंटम किसकी वजह से होती है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। स्पिन एंगुलर मोमेंटम यही अप्लाई करना है। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है,
तो n की वैल्यू 1 पुट कर दो, 1 इंटू 1 प्लस 2 √3 bm आ जाएगा, √3 bm यानी 1.732। ये सब बता रखा है। 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो म्यू आ जाएगा √8 bm यानी 2.8 bm के आसपास। 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो √15 bm 3.9 के आसपास। 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो √24 bm यानी 4.9 bm के आसपास। 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो √35 bm, डायरेक्ट पता होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर रूट से एक कम, 5.9 bm के आसपास। ऐसे ही 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन है जैसे क्रोमियम के अंदर होते हैं, जैसे क्रोमियम के अंदर होते हैं, तो क्या आ जाएगा 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो √48 bm 6.9 bm के आसपास। एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर, तो ये रहा 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो 1.73 आंसर। 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो 2 पॉइंट समथिंग आंसर, 2 पॉइंट समथिंग आंसर। 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो 3 पॉइंट समथिंग आंसर। 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो 4.9 समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग आंसर। जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन उसी के आगे पॉइंट में लास्ट तक हो जाना, उसी पॉइंट में लास्ट तक हो जा देना। और ये परफेक्ट स्क्वायर रूट से एक कम, ये वाले परफेक्ट स्क्वायर रूट से एक कम। डायरेक्ट देखते ही आंसर मिलेंगे ऑब्जेक्टिव के अंदर। अगर तुम्हें ये याद है, किसी की मैग्नेटिक मूवमेंट दे दी 3.9 bm, उसके अंदर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो 3। हाँ, कई बार 5.9 लिखा है ना, इसको दे दिया 6.01, तो 6 मत लिख देना, वो 5 ही होंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन। कई बार ऐसे दे देते हैं, कई बार ऐसे भी दे देते हैं, ये ध्यान रखना इस चीज का, है ना। कई बार इस तरह से देंगे, जैसे क्वेश्चन है क्रोमियम 2 प्लस, क्रोमियम 3 प्लस, सॉरी क्रोमियम 3 प्लस एंड कोबाल्ट 2 प्लस, इनके पास सेम अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। क्रोमियम 3 प्लस और कोबाल्ट 2 प्लस के पास सेम अनपेड इलेक्ट्रॉन है, देन व्हाई दे हैव डिफरेंट मैग्नेटिक मोमेंट। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पल का। क्रोमियम 3 प्लस and cobalt 2 plus have same unpaired electrons, then why they have different magnetic moments? तो बताएगा आंसर इसका, एक बार सोच के आंसर दो इसका। हाँ, बोलना किसी को आंसर। सर देखो इसकी मैग्नेटिक क्रोमियम। मोमेंट निकालते हैं ना, इसकी आती है, इस पे 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 3.9 bm है, और इसकी मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे तो ये आती है 4.9 bm के आसपास, जबकि दोनों की सेम आनी चाहिए। तो क्या रीजन हो सकता है, जिया बोलो। सर क्रोमियम के जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो सिमेट्रिकल है, तो उसमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन कोबाल्ट में करेंगे, तो उसकी वजह से क्यों करेंगे, क्यों करेंगे, क्यों इलेक्ट्रॉनिक बताओ इसका। कन्फिग्रेशन कोबाल्ट के अनसिमेट्रिकल है। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर है। देखो क्रोमियम 3 प्लस के अंदर आर्गन 3d3 आता है, और इसमें आर्गन 3d7 आता है। तो इसमें सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। देखो आर्गन 3d3 का मतलब क्या है, 3 अनपेड, 1 2 3, 3 भर गए, तो ये सिमेट्रिकल है ना T2G। इसमें सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है तो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन बिल्कुल नहीं होता, ये याद रख लो। जबकि आर्गन 3d7 के अंदर इसमें सिमेट्रिकल नहीं है, 3d7 है ना, तुम कैसे भी भर लो, कैसे भी भर लो इसके अंदर, चाहे वीक फील्ड लिगेंड लेके चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के, सिमेट्रिकल नहीं आएगी। देखो सिमेट्रिकल नहीं आएगी ना इसमें, सिमेट्रिकल नहीं है, इसमें T2G अनसिमेट्रिकल है। और अगर तुम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मानोगे तो ऊपर EG अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। तो 3d7 के केस में अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तो इसमें ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होगा, इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट इसकी ज्यादा आती है, बिकॉज ऑफ ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। याद रहेगा क्वेश्चन, क्वेश्चन की नहीं है, एग्जाम्पल में देखा है, इसको याद कर लेना क्वेश्चन को। ये बोर्ड में आएंगे तो आंसर नहीं लिख पाओगे इनके, इसलिए ध्यान, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इन चीजों को। नेक्स्ट अब कलर्ड स्पीसीज। कलर्ड स्पीसीज मैं तुम्हें बहुत बार बता चुका हूँ। कलर्ड स्पीसीज, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कलर्ड होगा, नहीं है तो कलरलेस होने के चांसेस,
नहीं है तो कलरलेस होने के चांस। इसके लिए जैसे बोला Cu2+, Cu2+, Cr2+, Cr3+, Fe2+, Ni2+। कलर बताओ इनके क्या क्या होंगे, और कलर है कि नहीं। अगर कलर है ये, तो इनके कलर क्या क्या होंगे, तो इनके कलर क्या क्या होंगे, ये बताओ जल्दी से। Mn2+, CO2+, Fe3+, Sc3+, Zn2+। अगर ये कलर्ड हैं तो इनके कलर क्या होंगे। पहले का ब्लू। हर एक के बताओ कलर क्या होंगे। बोलो आंसर जल्दी। सर Cr3+ वाले में वो आएगा बोल ग्रीन। बोल। हाँ, आगे। फिर सर Fe3+ वाले में रेड ब्राउन आएगा। हाँ फिर CuSO4 का ब्लू हो जाएगा। MnO4 हाँ। नेगेटिव का पर्पल हो जाएगा। Cr2O7 का ऑरेंज हो MnO4 जाएगा। नेगेटिव क्यों, MnO4 नेगेटिव क्यों कलर्ड है, किस वजह से। जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन है MnO4 नेगेटिव, CrO4 नेगेटिव, डाइक्रोमेट आयंस, ये कलर क्यों है। कौन सा रीजन, पहले Cu2+, Cr2+, कौन से कलर के हैं दोनों। Cu2+, कॉपर 2+ आयन, सबको पता है ब्लू कलर, ये दोनों ब्लू कलर के हैं, याद करोगे। Cr3+, Fe2+, Ni2+, ये कौन से कलर के हैं, ग्रीन कलर के। ये कॉमन है, याद करना जरूर, इंपॉर्टेंट है बहुत ये। सब में अनपेड वाई देयर कलर ड्यू टू डी ट्रांजिशन। अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो डी ट्रांजिशन पॉसिबल है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो डी ट्रांजिशन पॉसिबल है। Mn2+, Cr+, कौन से कलर के हैं ये। बफ पिंक MnS2। हाँ पिंक, बता रखा ना, मन को पिंक कलर पसंद है, इससे याद कर लेना। तो Fe3+, Sc3+, Fe3+ तो ब्राउन कलर का है। Fe ये कलरलेस, ये कलरलेस, और Fe3+ कौन से कलर का है, ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन, पता नहीं ये, रेडिश ब्राउन। कॉपर सल्फेट, ब्लू। हाँ अब ये गलत है, ये कलरलेस होता है। कॉपर सल्फेट, तो हाँ पेंटाहाइड्रेट, ये होता है आपको वाला ब्लू ब्लू होता कलर। है। हाँ ये ध्यान था। इसका रीजन देना है, क्या रीजन है इसका। कॉपर सल्फेट कलरलेस है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट ब्लू कलर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड में भी आया हुआ है। सर लिगेंड MTD में इलेक्ट्रॉन देता होगा तो उससे फिर ट्रांजिशन होती होगी। हाँ इसमें ये है ना, कॉपर सल्फेट के अंदर कोई भी लीगेंड नहीं आया, एक बार सुन लेंगे। कॉपर सल्फेट के अंदर कोई भी लीगेंड है ही नहीं, इसमें लीगेंड तो नहीं है ना कोई भी। जब लीगेंड नहीं है तो डी ऑर्बिटल्स ये जो है डीजनरेट रहेंगे, जब ये डीजनरेट रहेंगे तो क्या डी ट्रांजिशन हो पाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए ये कलरलेस, व्हाइट कलर की सॉल्ट है ये। और कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट में इसमें वाटर मॉलिक्यूल काम करेंगे एज लिगेंड का, CuSO4.5H2। स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है ना सर, CuH2O होल 4 और SO4 बाहर। याद है ना, पूरा स्ट्रक्चर बताया हुआ उसका, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। दिखाते हैं 4 है लेकिन एक्चुअल में 6 है इसके अंदर, स्ट्रक्चर प्रॉपर देखें तो 6 आता है कोऑर्डिनेशन नंबर इसके अंदर। तो sp3d2 हाइब्रिडेशन। तो इसलिए जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल एज लिगेंड आएगा, तो अब इसके जो डी ऑर्बिटल्स है वो स्प्लिट हो जाएंगे, Eg ऊपर, T2G नीचे, ये स्प्लिट हो गए। अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो सकता है ऊपर नीचे, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन और डी ट्रांजिशन अगर होगा तो कलर नेचर आ जाएगा, डी ट्रांजिशन होगा तो कलर नेचर आ जाएगा। क्या क्लियर हो गया है, क्या ये क्लियर हो गया है। यस सर।
तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, कॉपर सल्फेट is colorless but copper sulfate pentahydrate is colored. Water molecule acting as ligand, so d orbital split up into two, T2G and EC, hence DD transition is possible. Hence DD transition is possible. अब नेक्स्ट है MnO4 नेगेटिव क्यों कलर्ड है? MnO4 नेगेटिव, ये तो बहुत बार बता दिया क्लास में। MnO4 नेगेटिव क्यों कलर्ड तो है? मेटल लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। नहीं, गलत है। इसमें देखो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होगा, मेटल टू लिगेंड नहीं होगा। Mn पे चार्ज +7, O पे चार्ज 2-, Mn पे चार्ज +7, O पे चार्ज 2-, तो O2- अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा इसको Mn+7 को, ये इलेक्ट्रॉन देगा इसको और वापस लेगा, देगा वापस देगा, देगा वापस देगा। ये होता है मोमेंटरीली, मोमेंटरीली चार्ज ट्रांसफर होता है फ्रॉम लीगेंड टू मेटल, लीगेंड टू मेटल। ध्यान रखना वर्ड प्रॉपर होना चाहिए, LMCT कहते हैं, ड्यू टू LMCT। ये गर्व ध्यान आ गया कि नहीं? गर्व, यस सर। लीगेंड टू मेटल चार्ज, हाँ लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होगा इसलिए कलर्ड है। ऐसे ही अब परमैंगनेट आयंस कलर्ड है, और कलर भी सबको पता होगा इसका, पर्पल कलर, भूलना नहीं है, पर्पल कलर होते हैं, वायलेट कलरेशन होती है। अच्छा अब MnO4 नेगेटिव, ये कलर्ड है कि नहीं, और है तो क्यों? MnO4 नेगेटिव, हाँ बोला किसी को सर आंसर, इसमें बोलो जी, आज का आंसर क्या आएगा? पेड इलेक्ट्रॉन ही आ गया। हाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया ना इसमें, जब अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसमें DD ट्रांजिशन होगा, इसलिए कलर्ड है। अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया तो DD ट्रांजिशन, इसके अंदर DD ट्रांजिशन का कलर क्या है इसका? ग्रीन। कलर जरूर याद कर लेना, कलर बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैंगनेट आयन है ये, ऊपर परमैंगनेट नाम याद करना है, परमैंगनेट आयन, ये मैंगनेट आयन। CrO4 नेगेटिव कलर्ड है येलो कलर, अगेन ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। डाइक्रोमेट आयंस कलर्ड है ऑरेंज, अगेन ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। क्लियर है कि नहीं ये कलर क्यों है? चार्ज ट्रांसफर की वजह से। MnO4 नेगेटिव कलर क्यों है? DD ट्रांजिशन की वजह से। और ध्यान रखना इंटेंसिटी ऑफ कलर, इंटेंसिटी ऑफ कलर इज ग्रेटर इन, इंटेंसिटी ऑफ कलर किसमें ज्यादा होती है? इंटेंसिटी ऑफ कलर इज ग्रेटर इन चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर के अंदर इंटेंसिटी ऑफ कलर ग्रेटर होती है। चार्ज ट्रांसफर इज एन इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स प्रोसेस, ये याद रखना है। चार्ज ट्रांसफर इज एन इंट्रामोलिकुलर, अपनी मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है ना। चार्ज ट्रांसफर इज एन इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स प्रोसेस। चलिए इंट्रामोलिकुलर क्या है? रिडॉक्स प्रोसेस है। चार्ज ट्रांसफर इज एन इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स प्रोसेस caused by photon absorption, caused by photon absorption। तो ये पता होना चाहिए, चार्ज ट्रांसफर इज एन इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स प्रोसेस caused by photon absorption। तो इंटेंसिटी ऑफ कलर ग्रेटर होगी चार्ज ट्रांसफर के अंदर। उसके बाद डीडी ट्रांजिशन इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, और उसके बाद डीडी ट्रांजिशन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। और मैंने तुम्हें बता रखा है आगे भी कि चार्ज ट्रांसफर से कलर आता है, डीडी ट्रांजिशन से कलर आता है, LMCT चार्ज ट्रांसफर है, लीगेंड टू मेटल, यही पर तुम्हारे कोर्स में है। एक मैंने तुम्हें MLCT भी बताया हुआ है, मैंने कहा था कोर्स में नहीं है। MLCT ये FeCO5 CrC, ये कलर जो पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल्स होते हैं उनके अंदर कलर जो आता है, ये MLCT, मेटल टू लीगेंड चार्ज ट्रांसफर की वजह से, सिनर्जिक बॉन्डिंग जो बताई थी। और एक बताया मैंने तुम्हें MMCT, जैसे टर्नबुल्स ब्लू और प्रशियन ब्लू, उसके अंदर MMCT होता है, मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। तो ये तुम कर लेना। ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हो चुका है। कोई डाउट है किसी को यहाँ पे? कलर्ड स्पीसीज के अंदर कोई डाउट तो नहीं है किसी को? कलर्ड स्पीसीज में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलो अभी ये तुम्हें समझ आ गया है, तो अब नोट कर लेंगे आगे। K2Cr27 सही ना, K2Cr27 ये खत्म हो चुकी है, फिजिकल प्रॉपर्टी सारी आज, फिजिकल प्रॉपर्टी सारी खत्म हो चुकी है। अब प्रिपरेशन नोट कर लेंगे जल्दी से। K2Cr27
और KMnO4 की रिएक्शन में ऑलरेडी इनकी तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में करवा चुका हूँ। K2Cr2 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ऑरेंज कलर के क्रिस्टल्स होते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में स्कूल में जरूर आती है, बोर्ड बोर्ड में भी काफी बार आई है। पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर के क्रिस्टल्स है, K2Cr2O7 ऑरेंज कलर। प्रिपरेशन है इसकी फेरोक्रोम से, FeO.Cr2, FeCr2O4 भी लिखते हैं इसको, FeO.Cr2, Cr2O3 होता है ग्रीन कलर का, Cr2O3 होता है ग्रीन कलर का। इट रिजेंबल्स ग्रीन टी। ये है फेरोक्रोम, नाम याद करना इसका, इस ओर का, फेरोक्रोम और क्रोम आयरन और क्रोमाइटो, तीनों नाम याद रखनी है, तीनों नाम याद रखते हैं इसके। क्रोमाइटो, तीनों नाम इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, फेरोक्रोम और क्रोम आयरन और क्रोमाइटो। इसमें डालेंगे अल्कली और एयर, अल्कली और एयर की प्रेजेंस में Na2CO3 प्लस O2। जितने भी और होते हैं ना, ज्यादातर उनमें आगे जो रिएक्शन प्रोसीड करती है वो अल्कली और एयर के प्रेजेंस में, और अल्कली तो जरूर डलता है, अल्कली और एयर के प्रेजेंस में। एयर ऑक्सीडाइज करेगा, अल्कली रिएक्शन करेगा, जो एसिड बनेगा। इससे बनता है Na2CrO4 प्लस Fe2O3 प्लस CO2, ये बनता है। तो कलर याद करने हैं सारे, अगेन नाम मैंने लिख दिया है। ये है बना सोडियम क्रोमेट येलो कलर का, सोडियम क्रोमेट बना येलो कलर का। Fe2O3 रेडिश ब्राउन कलर होता है, CO2 गैस तो पता ही है। अब Na2CrO4 के अंदर दूसरा स्टेप है, Na2Cr2O7 Na2CrO4 में जब हम H2SO4 डालते हैं, H2SO4 क्रोमेट में एसिड तो डाइक्रोमेट, Na2Cr2O7 तो बनता है Na2Cr2O7 साथ में Na2SO4, साथ में Na2SO4। और डाइक्रोमेट के अंदर जब हम डाल देंगे KCl 2KCl, तो ये प्रिपरेशन होती है K2Cr2 प्लस 2NaCl। बस ये बोलते हैं कि यहाँ डाइक्रोमेट को ही क्यों यूज नहीं किया, डाइक्रोमेट को ही क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि डाइक्रोमेट जो है, सोडियम डाइक्रोमेट जो है ना, सोडियम डाइक्रोमेट ये डेलिक्विसेंट होता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है और बन जाता है Na2Cr2O7.2H2। इसलिए क्वांटिटेटिव एनालिसिस में इसके अंदर एरर आती है, क्योंकि इसका वेट जो हम मेजर करेंगे उससे कई बार ज्यादा जाता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। तो Na2Cr27 is not used in qualitative analysis, but K2Cr27 is used. तो Na2Cr27 it is not primary standard, प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं मानते इसको, क्यों? बिकॉज देयर इज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स वेट, therefore it is not taken as primary standard, but K2Cr27 is primary standard। और ऐसे ही ना मोहर सॉल्ट होती है, इसको हम प्राइमरी स्टैंडर्ड मानते हैं, लेकिन FeSO.6H2 होता है इसको, लेकिन FeSO4 को प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं मानते। मोहर सॉल्ट को प्राइमरी स्टैंडर्ड मानते हैं, लेकिन FeSO4 को प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं मानते, क्योंकि FeSO4 मतलब ये आयरन प्लस 2 में ही है। जबकि नॉर्मल FeSO4 लोगे तो उसमें कुछ ऑक्सीडाइज होके Fe2O3 भी बन सकता है, Fe2SO4 होल्ट्राइज भी बन सकता है, एयर के थ्रू ऑक्सीडाइज होके Fe2SO4 होल्ट्राइज बन सकता है, इसमें नहीं बन पाता। तो इसको हम प्राइमरी स्टैंडर्ड मानते हैं, नॉट FeSO4। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या चीज है, जो प्रॉपर तरीके से क्वांटिटी को मेजर करेगा, और इसलिए हम क्वालिटेटिव एनालिसिस में यूज कर सकते हैं, और वो प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। दैट इज टेकन एज प्राइमरी स्टैंडर्ड। दोबारा सुन लेंगे, Na2Cr27 इज नॉट यूज्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। 1 मार्क में बोर्ड में भी आता है, सही ना। Na2Cr27 इज नॉट यूज्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। रीजन क्या है? इट इज डेलिक्विसेंट। डेलिक्विसेंट क्या होता है? जो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करता है। इट इज डेलिक्विसेंट, दैट इज इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर, सो नॉट यूज्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तुम्हें सिंपल ये आंसर क्या है, बिकॉज वैसे तुम्हें पता होना चाहिए, बिकॉज देयर इज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स वेट, इट इज नॉट टेकन एज प्राइमरी स्टैंडर्ड। ऐसे ही मोर सॉल्ट को प्राइमरी स्टैंडर्ड मानते हैं, नॉट FeSO4। मोर सॉल्ट प्लस 2 में ही रहता है, लेकिन नॉर्मल FeSO4 जो है वो एयर के थ्रू ऑक्सीडाइज होके Fe2SO4 होल्ट्राइज में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ तक लिख लिया होगा तुम लोगों ने। प्रिपरेशन मैंने तुम्हें इसकी बता दी है, एक लिमिटेशन बता दी है Na2Cr27 की, कि वो क्या होता है, डेलिक्विसेंट होता है, मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करता है, और ये पूरा प्रेसिपिटेट बन जाता है, ये प्रेशर बन जाता है, कम सॉल्युबिलिटी, इसलिए K2Cr27 को यूज करेंगे, हम K2Cr27 को यूज करेंगे। क्या प्रिपरेशन समझ आ गई? याद कर लिए इसकी प्रिपरेशन। ये नाम जरूर लिखना है, ये ऑरेंज कलर का है, सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट, और नीचे क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट, ऑरेंज क्रिस्टल।
पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये प्रिपरेशन पूरी करनी है, 2 मार्क्स में आती है बहुत बार पेपर में। और विद रिएक्टेंट्स का नाम एंड प्रोडक्ट्स का नाम तो तुम्हें प्रॉपर तरीके से लिख के आना है। क्या समझ आ गया ये? गर्व, यस सर। इसको याद कर लेना जरूर ढंग से। और इसका अगर थोड़ा सा मैकेनिक्स सही है, हालांकि मैकेनिक्स ना करो ज्यादा अच्छा, डायरेक्ट याद करो, मैकेनिक्स की ज्यादा नीड नहीं है इसमें। देखो इसमें FeO.Cr2O3 था, फिर भी जल्दी से सुन लेंगे ताकि कभी भूल जाओ तो इसे रिकॉल कर सकते हो थोड़ा बहुत। FeO था, Cr2O3 था, डाला क्या इनके अंदर, ऑक्सीजन, O2 डालेंगे तो ये ऑक्सीडाइज हुआ Fe2O3 में जो मिल रहा है ये रहा। दूसरा, दूसरे में ऑक्सीजन डलेगा तो मिल जाए, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मिलेगा CrO3, रूबी रेड कलर, इंपॉर्टेंट है बहुत। रूबी रेड सॉलिड है ये, रूबी रेड सॉलिड लिख लेना जरूर। रूबी रेड सॉलिड पूछा हुआ मैट्रिक्स मैथ में, रूबी रेड क्या है, CrO3। CrO3 मिलेगा, CrO3 हो या CR2 CrO5 हो, यहाँ तो CrO3 मिलता है। मैं क्या क्या कह रहा हूँ, CrO3 हो या CrO5 हो, ये हमेशा टूट करके Cr2O3 और O2 देंगे। ये हमेशा टूट करके क्या देंगे, Cr2O3 और O2, याद रहेगा क्या, ये Cr2O3 और O2 देंगे। CrO3 हो या CrO5 हो, दोनों के दोनों टूट करके क्या देंगे, Cr2O3 और O2। Cr2O3 और O2। अब Cr2O3 में क्या डाला है, Na2CO3। जब Na2CO3 डालेगा तो क्या बन जाएगा, Na2CO3। इसको इसमें भी डाल सकते हैं, ये एसिडिक है ना, ये एसिडिक है, इसको ब्रेक मत करो। इसको ब्रेक अगर नहीं भी कर रहे हैं तो डायरेक्ट भी डाल सकते हो तुम इसमें, इसको ब्रेक मत करो, वैसे ही टूटेंगे ऐसे ही। Na2CO3 इसमें डाल दो, क्या मिल जाएगा इसमें, Na2CO3 डाला क्या मिल जाएगा, ये H2CrO4 है, H2CrO4 एक तरह से, तो वीकर एसिड CO2 बाहर निकल जाएगा सॉल्ट में से, तो क्या मिल गया, Na2CrO4 प्लस CO2 गैस। क्या समझ आ गया ये, CrO3 मतलब भी क्या है, H2CrO4, क्रोमिक एसिड। क्या ये समझ आ गई पूरी प्रिपरेशन अब, ये पूरी प्रिपरेशन समझ आ गई कि नहीं? यस सर। नेक्स्ट अब है, ये हटा रहा हूं मैं ऐसे। अब क्रोमेट आयंस के अंदर जब एसिड डाला, क्रोमेट आयंस में जब एसिड डाला तो डाइक्रोमेट मिला है, ये याद रहे तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ मैं। क्रोमेट में एसिड डाला तो डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट में बेस डालेंगे KOH तो क्रोमेट। ये इंटरकनेक्शन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। क्रोमेट में एसिड डाला डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट में बेस डाला तो क्रोमेट। क्रोमेट आयंस से एसिड डाल दिया, एसिड डाल दिया तो ये डबल बॉन्ड O, ये एक O नेगेटिव, ये एक O नेगेटिव बन गया OH। एसिड डाला ना इसके अंदर तो एक OH बन गया। अब दो मॉलिक्यूल्स देंगे इसके, दूसरे का भी एक OH ले लिया, एक O नेगेटिव, एक डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, ये है। तो क्या होगा इसके अंदर, अब वाटर बाहर निकल जाएगा गर्म करने से। आ गया डाइक्रोमेट कि नहीं, डाइक्रोमेट आ गया कि नहीं यहाँ पे, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि दोनों में क्रोमियम की sp3 हाइब्रिडेशन है। क्या समझ आ गया है, यस सर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना इसके अंदर। कोई डाउट तो नहीं है इसमें, नोट करते रहना ये। और डाइक्रोमेट आयन को गर्म करते हैं ना जब, बेस डाला नहीं, जब इसको गर्म करते हैं। सौम्या कुछ पूछना है क्या, सौम्या? देखो अब जब इसको हम गर्म करेंगे, इसको गर्म करते हैं, K2Cr7 को गर्म करते हैं तो क्या मिलता है, K2Cr7 इसको गर्म किया अगर तो मिलता है K2Cr4। मैंने तो डायरेक्ट भी याद करवाया हुआ है कि कभी भी ऑक्सीडाइजिंग एनायन हो, कभी भी ऑक्सीडाइजिंग एनायन हो तो हमेशा वो गर्म करने पर O2 गैस जरूर देगा। इसको गर्म करते हैं तो K2Cr4 प्लस Cr2O3 प्लस O2, ये तीन चीज मिलती है। जैसे KMnO4 को भी गर्म करोगे तो O2 गैस जरूर मिलेगी, KMnO4 को गर्म करोगे तो K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2 गैस। और कैसे मिलता है इसमें, डाइक्रोमेट आयंस ये दे रखे हैं तुम्हारे सामने, ये डाइक्रोमेट आयंस है, देखो ये डाइक्रोमेट आयंस तुम्हारे सामने दे रखा है। इसको गर्म किया, गर्म किया तो एक बॉन्ड टूट गया इसका, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये टूट गया बॉन्ड, तो मिल गया क्रोमेट आयंस, तो मिल ही गए यहाँ पे, क्रोमेट आयंस तो मिल ही गए यहाँ पे।
क्रोमेट आयंस मिल गए, साथ में क्या मिला, CrO3, साथ में CrO3 मिला, और CrO3 गर्म करने पर क्या देता है, अभी बताया पीछे में, रूबी रेड होता है ये, गर्म करने पे क्या देता है, Cr2O3 + O2। तो कहने समझ आ गया कि नहीं, ये रहा पूरा, गर्म किया इसको तो क्या मिला, देखो क्या समझ आ गए। आगे समझ के नहीं है। यस सर। तो ऐसे ही KMnO4 को गर्म करते हैं, अगर KMnO4 को गर्म करते हैं तो क्या मिलता है, गर्म करने पर K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2 गैस, प्लस MnO2 प्लस O2 गैस। ये भी ट्राई कर सकते हो, डायरेक्ट आप कर लेना इसको, KMnO4 को गर्म किया तो K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2 गैस, ये आ जाएगा। KClO3 को गर्म करो, उसमें भी ऑक्सीडाइजिंग एनायन, तो क्या मिलेगा, KCl प्लस 3/2O2। KNO3 को गर्म करो, सेम आंसर, KNO2 प्लस हाफ O2 गैस। किसी के अंदर भी ऑक्सीडाइजिंग एनायन है तो गर्म करने पर वो O2 गैस जरूर देता है ना, गर्म करने पर O2 गैस जरूर देता है। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट एक इंटर कन्वर्जन डाइक्रोमेट आयंस, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अभी तक का जो मैंने आज पढ़ाया। हाउ पीएच डिसाइड्स कलर ऑफ K2Cr2O7, हाउ पीएच डिसाइड्स कलर ऑफ K2Cr2O7। डाइक्रोमेट आयंस है, इसमें H2 डाला, इक्विलिब्रियम पे pH 4 लिखना। ये पहले इक्वेशन बताना जरूर, पहले ये क्वेश्चन लिखोगे तब एक्सप्लेन करोगे। डाइक्रोमेट आयंस है, H2 डाला, pH 4 है तो मिलता है क्रोमेट आयंस प्लस 2H प्लस, क्रोमेट आयंस प्लस 2H प्लस, सही ना, क्रोमेट आयंस प्लस 2H प्लस। डाइक्रोमेट आयंस है ऑरेंज कलर के, डाइक्रोमेट आयंस है ऑरेंज कलर के, क्रोमेट आयंस है येलो कलर। मैंने क्वेश्चन क्या बोला, हाउ पीएच डिसाइड्स कलर ऑफ K2Cr2O7, क्लियर, हाउ पीएच डिसाइड्स कलर ऑफ K2Cr2O7। तो डाइक्रोमेट आयंस जो है, देखो अगर मीडियम है एसिडिक, यानी pH लेस देन 4 है, एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम, pH लेस देन 4 है यानी एसिडिक मीडियम, तो H प्लस आयंस एक्सेस में होंगे। H प्लस आयंस, ये वाले आयंस एक्सेस में, तो अकॉर्डिंग टू लीच एटलर प्रिंसिपल रिएक्शन कहां जाएगी, रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, और कलर क्या आ जाएगा, ऑरेंज। तो pH लेस देन 4 यानी एसिडिक मीडियम, तो कलर आएगा ऑरेंज, कलर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट विल बी ऑरेंज। एक्सप्लेन कर देना इसको पूरा, ये पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, अगर pH ग्रेटर देन 4 है यानी मीडियम हो गया, बेसिक, बेसिक मीडियम हो गया, यानी ओ चांस ज्यादा है। अब ओ चांस ज्यादा है ना, ओ चांस ज्यादा है, तो अब ओ चांस ज्यादा है तो वो H प्लस को खत्म कर देंगे इमीडिएटली। जब ओ चांस ज्यादा है तो वो H प्लस को आयंस को इमीडिएटली खत्म कर देंगे, और जब ये ओ चांस खत्म और जो ये H प्लस आयंस खत्म, तो कंसंट्रेशन H प्लस का कम हो गया तो रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और कलर क्या आ जाएगा, येलो, कलर क्या आ जाएगा, येलो। समझ आ गया क्वेश्चन नहीं वाला, बिना इक्वेशन के, बिना इस इक्वेशन के कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। पहले क्वेश्चन क्लियर, नीचे कलर लिख के दिखा देना तो एक्सप्लेन करना। क्या ये समझ आ गया है, यस सर। तो ये जरूर कर लेना इसको, इसको मिस नहीं करना बिल्कुल भी, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अब एक नोट कर लेंगे, K2Cr2O7 को कंसंट्रेटेड H2O4 से करेंगे ट्रीट तो क्या मिलता है, प्लस कंसंट्रेटेड H2O4। स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, वीकर एसिड को इसमें से बाहर निकाल देगा, यानी H2Cr2O7 बाहर, प्लस K2SO4 कह लो या KHSO4 कह लो, और इसको गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा, H2O प्लस, क्या मिल जाएगा इसमें, H2Cr2O7 को गर्म करेंगे क्या मिल जाएगा, Cr2O3 प्लस Cr2O3। तो ये तो इसके अंदर ध्यान रखना है। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन, और डाइल्यूट H2O4 के साथ नो रिएक्शन, ये वीकर एसिड होता है। दूसरा KMnO4, KMnO4 में कंसंट्रेटेड H2O4 डाला तो अगेन वीकर एसिड बाहर, यानी HMnO4 बाहर हो जाएगा, HMnO4 बाहर हो जाएगा इसमें से, और KHSO4 मिल जाएगा। और इसको गर्म करेंगे तो Mn2O7, Mn2O7, और ये एक्सप्लोसिव कंपाउंड होता है, ये एक्सप्लोसिव कंपाउंड होता है, गर्म करते ही MnO2 देता है, हल्का सा ये एक्सप्लोसिवली बर्न करता है और MnO2 देता है, एक्सप्लोसिवली बर्न करेगा
और MnO2 देगा। इसलिए क्वेश्चन आता है KMnO4 इज नॉट ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड H2O4, डाइल्यूट H2O4 के नो रिएक्शन। डाइल्यूट H2O4 के साथ नो रिएक्शन। क्या क्लियर है ये? यस दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, दोनों जरूर करना है इसके अंदर, कंसंट्रेटेड H2O4 के साथ और डाइल्यूट H2O4 के साथ। किसी को पूछना तो नहीं कुछ अभी? कोई डाउट तो नहीं किसी का? सर 10 मिनट के लिए रिजॉइन कर ले। हाँ बोलो। सर वो कोऑर्डिनेशन भी आ रहा है पेपर में। कोऑर्डिनेशन? सर स्कूल के जो टेस्ट होगा उसमें कोऑर्डिनेशन भी आएगा। हाँ आएगा, पूरा सिलेबस आएगा जो पढ़ाया हुआ। चलो अभी तुम यहीं तक कर लो फिर, कल मैं तुम्हें KMnO4 की प्रिपरेशन कराऊंगा, इसकी KMnO4 की प्रिपरेशन यहाँ तक याद कर लेना जरूर।